फिलिस्तीन और आसपास के इलाकों से बड़ी खबरें आ रही हैं। बहराइन, मैंने आपसे कहा था कि चारों तरफ जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है या जो पैलेस्टाइन के चारों तरफ जो अरब देश हैं जो अमेरिका के साथ है, उनके यहाँ पर कमांडो यूनिट्स तैयार हो रही हैं जो कभी भी जरूरत पड़ेगी हमास को तो वो आ सकती हैं। और बहराइन में एक नई अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस फोर्स बन गई है। साथ अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम देखिए पूरे डिटेल में आपको इन खबरों के बारे में बताएंगे। 3 मई 2024 को क्या क्या हुआ। सबसे पहले देखिए हम चलते हैं जो लेबनान ने किया। लेबनान ने देखिए आज ये लेबनान में जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह ने आज एक नया वीडियो रिलीज किया जिसमें उन्होंने जो शुतला इजरायली सेटलमेंट है उस पर बमबारी की और उसकी थर्मल इमेजिंग जिससे पूरा साफ होता है कि किस तरह से हुई। और थर्मल इमेजिंग में क्या होता है कि जो कलर्स हैं या जो पूरी एक जो फोटोग्राफी होती है वो गायब हो जाती, केवल उसका जो वो है जो स्केलेटन है वो आपको दिखाई पड़ता है बिल्डिंग्स का। इसका तो आप बहुत आसानी से गेज कर सकते हैं कि निशाना कैसे लग रहा है, कहाँ जा रहा है। और हिजबुल्लाह ने जो लगातार देखिए हिजबुल्लाह मार रहा है, आज शुतला सेटलमेंट में उसने फिर मार की और आईडीएफ को बहुत नुकसान हुआ। कम से कम 2 आईडीएफ सोल्जर्स के मारे जाने या घायल होने की खबर है। उसके बाद देखिए फिर हिजबुल्लाह ने ब्रानित जो बैरक्स हैं नॉर्थ इजराइल में, वहाँ पर उसने फायरिंग की। इसमें भी इजराइल को नुकसान हुआ। और उसके बाद देखिए फिर इजराइल ने कुछ और कैदी छोड़े जो कुछ फिलिस्तीनियों को, अब ये बिना किसी समझौते के हो रहा है, ये लगातार कैदी जो है इजराइल छोड़ रहा है। और देखिए आने वाले जो और हम खबरें आपको बताएंगे, बहुत बड़ी खबर एक है। मैंने शुरुआत बहराइन से की, लेकिन एक और बड़ी खबर इजराइल के अंदर से है जिसमें इजराइल के अंदर जो लड़ाई, मैंने आपको पिछले 2-3 दिनों से बता रहा हूं कि अंदर जो अंदरूनी लड़ाई जो इजराइल में चल रही है, जो उसके मिनिस्टर्स के बीच, उससे कैसे इजराइल का धीरे धीरे मनोबल गिर रहा है। और जो होस्टेज नेगोशिएशंस फिर से शुरू हुए हैं, जो ट्रू स्टॉक्स फिर से शुरू हुई हैं, उसमें इजराइल काफ़ी पीछे हट रहा है। अब ये देखिए उसके बाद एक घटना होती है वही कि जो रजूम मिसाइल से फिर से पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस नेत्जरीम एक्सेस पे हमला करता है। और उसमें जो वो एक पूरा उसका जो वीडियो वो जारी करते हैं, तो उसमें उन्होंने पूरा अपनी एक तरह से जो बार बार जो प्रोपेगेंडा वॉर चल रही है उसमें उस शहीदों का नाम ले रहे हैं। उसके साथ साथ इजराइल की जो वीकनेसेस हैं, इजराइल को जो लोग बहुत इनविंसिबल समझते हैं, लेकिन देखिए कैसे जो वीकनेसेस इन्होंने मिलिट्री फील्ड में जो वीकनेसेस जाहिर की हैं वो कैसे सामने आ रही है। हाउ इज दैट प्लेइंग आउट। उसके बाद देखिए हिजबुल्लाह का एक और स्ट्राइक्स होती हैं। जबदीन साइट पे हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक किया। उसके बाद अल समाका पे स्ट्राइक किया, फिर से ब्रानित पे स्ट्राइक किया। देखिए हिजबुल्लाह का जो पूरा पैटर्न है ये लगातार जो है विदाउट मतलब कोई, जैसे होता ना कि कोई लेटअप नहीं है, लगातार आप कुछ इस तरह के सेलेक्टेड टारगेट्स हैं नॉर्थ इजराइल में जो लेबनान बॉर्डर के पास है, वहाँ पर वो बार बार मार रहा। अब इससे क्या होता है कि जैसे जो मैंने आपको बताया कि जो इजरायली सेटलर्स हैं उनका मनोबल जो है बहुत ज़्यादा गिरता है। इससे मतलब उनको ये लगता है कि कुछ भी हमारा कुछ नहीं रहा, या इजराइल की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो जो बयान देती है या जो हमको रीअश्योरेंसेस देती है उनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। उसके बाद देखिए एक और खबर आती है कि 2000 स्टूडेंट्स अभी यूएस यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट में, करीब 2000 स्टूडेंट्स, 40 यूनिवर्सिटीज़ के 2000 स्टूडेंट्स अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं जो अभी जेल के अंदर हैं, जिनको बहुत सारे लोगों को कम से कम इतनी ही मात्रा में, जिनको एक हफ्ते से ये पूरा चल रहा है, तो इतनी ही मात्रा में 2000 के ऊपर स्टूडेंट्स को अरेस्ट करके पुलिस छोड़ चुकी है। 2000 जो हैं ये अभी फ्रेश अभी जो सिचुएशन है। उसके बाद इराक से देखिए बयान आता है। अब ये बड़ा हैरत अंगेज चीज़ है। इराक लगातार जो है वो मार रहा है और इराकी जो रेजिस्टेंस है जिसमें अल नजूबा की फोर्सेज हैं, जिसमें जो शिया सुन्नी ग्रुप्स दोनों हैं, मैंने आपको इराकी रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। इराक जो है वो फिर से लगातार मार रहा है। और उसने देखिए जो अल अरकाब एडवांस्ड क्रूज मिसाइल्स, ये आप गूगल पे देख लीजिएगा, अल अरकाब जो एडवांस्ड क्रूज मिसाइल्स हैं, इससे उन्होंने हाइफा पे फिर से स्ट्राइक किया है।
हाइफा पे स्ट्राइक किया और अल सबी, बीर अल सबी जो इजरायली शहर है वहाँ पर स्ट्राइक किया, और वो भी नॉर्थ इसराइल के ही आसपास है, और वहाँ पर उन्होंने स्ट्राइक किया। और इराकी रेजिस्टेंस के पास भी जो लेटेस्ट एक पूरी बात है, ये जो अल अरकाब जो एडवांस्ड क्रूज मिसाइल्स हैं, इनकी भी रेंज करीब 300 किलोमीटर है। जो इनका नया जो नया मॉडल आया है उसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर। तो 300 किलोमीटर मतलब भाई वो ऐसा कोई भारत जितना जितना बड़ा तो वो इलाका भी नहीं है ना। तो 300 किलोमीटर एक बड़ा वहाँ पर एक डिस्टेंस कवर कर लेता, और एक साथ जो प्लानिंग है कि अगर राफा पे अटैक किया इजराइल ने तो लगातार तो मतलब एक साथ हिजबुल्लाह, इराक, यमन एक साथ मारेगा। 2-3 इजराइल के जो कम से कम शहर हैं, अशदोद है, अश्केलॉन है, हाइफा है, ये सब बीर अल सभी है, ये सब नष्ट हो जाएंगे। मतलब पूरा ये पूरी प्लानिंग है, और इस प्लानिंग को वो लोग इम्प्लीमेंट करके दिखा चुके, वो लोग मार के दिखा चुके कि उनकी पहुंच क्या है, और इजराइल इस बारे में बिल्कुल फिसड्डी साबित हुई। अब देखिए उसके बाद वेस्ट बैंक में जो ट्यूबस जगह है वहाँ पर जो ट्यूबस ब्रिगेड है, मैंने आपको बताया था तुलकरेम, जेनिन और फिर अल खलील, इस तरह की जगहें जो हैं ऑलमोस्ट एक तरह से लिबरेट हो चुकी। रमल्ला जो हैं वो रमल्ला में भी वही स्थिति है। ट्यूबस एक और बहुत बड़ा एक मतलब शहर है, एक एरिया है, गवर्नेट है वेस्ट बैंक में। और ट्यूबस में जो वहाँ के जो लड़ाके हैं, जो ट्यूबस ब्रिगेड है फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस की, उसने आईडीएफ की 3 चेक पॉइंट्स उनको नष्ट कर दिया मतलब वहाँ से इजरायली सोल्जर्स भाग गए। तो अब ये ट्यूबस को भी टेक ओवर कर लेंगे, मान लीजिए 1-2 दिन में या एक हफ्ते में ही सही, क्योंकि आईडीएफ कोशिश करेगा बार बार वापस आने की। लेकिन ट्यूबस को भी इन्होंने अगर कब्जा कर लिया, जो ट्यूबस के जो चेक पॉइंट्स, मतलब ट्यूबस हम जब कह रहे हैं कब्जा कर लिया, मतलब कि वहाँ के जो आईडीएफ को वहाँ से भगा दिया, तो वो भी एक लिबरेटेड जोन हो जाएगा। फिर उसके बाद इजराइल ने आज सीरिया में जो गोलन हाइट्स जो सीरिया में अभी भी हैं, जो इजरायली कब्जे में नहीं है, जो सीरियन गवर्नमेंट के अंदर है, वहाँ इजराइल ने गोलाबारी की। इससे 8 सीरियन सोल्जर्स इंजर्ड हुए और कुछ मटीरियल लॉसेस भी हुए। लेकिन उसके तुरंत बाद हिजबुल्लाह ने एक स्ट्राइक की, जो ब्रानिद बैरिक्स पे एक और स्ट्राइक, जिसमें 91st डिवीजन जो आईडीएफ की है, जो वहाँ स्टेशन है ब्रानिद बैरिक्स में, उसको लगी। तो इधर 8 सोल्जर्स, देखिए सीरिया के 8 सोल्जर्स घायल हुए, इन्होंने इधर मारा, यहाँ पर इजराइल के 11 सोल्जर्स घायल हुए। ये देखिए वही बात जो हमने कहा था कि तुम एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे, वो पूरी स्थिति आपके सामने है। उसके बाद देखिए जो अबू शुजा, जो तुलकरेम का कमांडर, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि तुलकरेम में जो 72 घंटे की लड़ाई चली उसमें मार दिया गया, और दरअसल वो जिंदा निकला, जिसकी खबर भी पहले दी थी, उसका पूरा एक बयान आया है। उसने पैलेस्टीन अथॉरिटी को ये महमूद या मोहम्मद अब्बास की जो अथॉरिटी है, इसको चैलेंज किया है, क्योंकि एक लड़ाका फ़िलिस्तीन का अहमद अबू अलफुल, इस पे देखिए पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने, ये परसों की बात है, हमला किया, उसकी मृत्यु हो गई। तो और उधर वहाँ पर जो अब्बास हैं वो चाइना में वहाँ पर कस्में खा रहे थे कि नहीं हम फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस के साथ हैं। तो इसके खिलाफ देखिए बहुत बड़ा एक अब ये हो रहा है कि भाई फ़िलिस्तीनी जो पैलेस्टीन अथॉरिटी अब्बासिस को ख़त्म ही कर दिया जाए, इसका कोई मतलब नहीं रह गया। उसको लेके आगे भी जो सारी खबरें हैं वो आप देखिए आपके बीच में लाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जन आंदोलन जो शुरू हो गए हैं, और जन आंदोलन 2 तरफा हो रहे हैं। इजराइल के खिलाफ तो है ही, जो वेस्ट बैंक की जनता सड़क पे आ रही है, और जो हथियारबंद लड़ाई हो रही है वेस्ट बैंक में, उसके अलावा मैं कह रहा हूँ कि जो वहाँ की जनता सड़क पे आ रही है, और वो इजराइल के खिलाफ है, लेकिन वो पैलेस्टीन अथॉरिटी के भी खिलाफ है। और इसके बारे में आपको बता दूं कि पैलेस्टीन अथॉरिटी के खिलाफ ये बड़ी एक मुश्किल लड़ाई है। जैसे मान लीजिए भारत में अगर आप सोचिए बीजेपी का शासन है, और एक तरफ कांग्रेस अपोजिशन है जो चुनाव के माध्यम से बीजेपी को हराने की बात करती है। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ एक रेजिस्टेंस मूवमेंट अगर होता, और वो रेजिस्टेंस मूवमेंट कहता है कि नहीं, चुनाव से बीजेपी को आप हरा के कुछ नहीं अचीव कर लेंगे, इसको हमको एक हथियारबंद लड़ाई लड़नी चाहिए, मान लीजिए ऐसी स्थिति होती, तो उस समय जो सोचिए भारत इतना बड़ा देश, कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी, और किस तरीके से जो रेजिस्टेंस फोर्स अगर यहाँ होती तो उसको
बीजेपी से भी लड़ना पड़ता, वो मुख्य दुश्मन उसका, लेकिन कांग्रेस से भी बहस में उतरना पड़ता। लगातार जो जनता जो पूरी तरह से एक उसका माइंड पार्लियामेंट्री हो गया है, और उसमें बहुत सारे अच्छे लोग, गरीब लोग, वो लोग भी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, जो अपर कास्ट के जो पुअर हैं, मुस्लिम्स हैं, उनका भी दिमाग इस तरह का है कि भाई चुनाव के थ्रू कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति होती तो आप सोचिए कि कांग्रेस और उस रेजिस्टेंस में कितनी डिबेट होती, कितना मुश्किल होता उस रेजिस्टेंस को डिबेट करने के लिए। तो फिलिस्तीन में आप देखिए कि पैलेस्टीन अथॉरिटी, जो यासर अराफात का PLO, जिसने पहले आर्म स्ट्रगल किया, फिर ओस्लो अकॉर्ड्स के बाद वो पार्लियामेंट्री रास्ते पे आ गया, और फिर पैलेस्टीन अथॉरिटी बन गई, और फिर हमास भी इलेक्शन लड़ा, जीत गया, लेकिन उसको सत्ता नहीं लेने दी, फिर उसने कब्जा कर लिया, और अब पूरी तरह से टू लाइन स्ट्रगल जहां होता है वो आप समझिए क्रांतिकारी आंदोलन है पूरी दुनिया में। रशिया में भी टू लाइन स्ट्रगल हुआ था क्रांति के पहले, चाइना में भी टू लाइन स्ट्रगल हुआ था, वियतनाम में भी टू लाइन स्ट्रगल हुआ था, भारत 1857 में भी टू लाइन स्ट्रगल हुआ था, बल्कि जो भारत की 1947 की आज़ादी है उसमें भी टू लाइन स्ट्रगल हुआ था, महात्मा गांधी का रास्ता, सुभाष चंद्र बोस का रास्ता। तो आप देखिए ये जो टू लाइन स्ट्रगल है ये क्या है, ये यही है कि भाई आप जो हैं वो कुछ कंसेशन लेके, बातचीत करके, कुछ आंदोलन करके आप कुछ आज़ादी लेंगे या कुछ अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, या हथियार उठाना पड़ेगा। और हथियार उठाना मतलब ये नहीं कि आप वो रास्ता छोड़ देंगे, लेकिन जन आंदोलनों को हथियार, जो सशस्त्र संघर्ष है उसके साथ टैली करना होगा। ये होता है टू लाइन स्ट्रगल। अब टू लाइन स्ट्रगल जो है, फिलिस्तीन जैसे इतनी बड़ी आज़ादी की लड़ाई, तो उसमें टू लाइन स्ट्रगल चल रहा है, बट लंबे समय से। एक जो हमास का हिस्सा है और जो धीरे धीरे सारे पैलेस्टीनियन जो फैक्शंस हैं जो हथियार उठाने के पक्ष में हैं, वो सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई ओस्लो अकॉर्ड्स का जो रास्ता है उससे कुछ मिला नहीं। एक्चुअली कुछ मिला नहीं। एक मरी सी पैलेस्टीन अथॉरिटी मिल गई जो एकदम करप्ट हो गई, और जिसको इजराइल यूज़ करता है जो असली फ़िलिस्तीनियों पे जुल्म करने के लिए, और जो असली रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं उन पे जुल्म करने के लिए इजराइल पैलेस्टीन अथॉरिटी को यूज़ करता है। और पैलेस्टीन अथॉरिटी की मजबूरी है कि इजराइल के साथ सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन करे। तो ये जो टू लाइन स्ट्रगल है, आप देखिए ये लगातार, ये जो अबू शुजा ने जो अपनी स्पीच दी और जिसमें उन्होंने पैलेस्टीन अथॉरिटी के खिलाफ, तो ये देखिए टू लाइन स्ट्रगल चल रहा है। इजराइल के खिलाफ भी लड़ाई चल रही है और पैलेस्टीन अथॉरिटी के खिलाफ भी लड़ाई चल रही है, और फिलिस्तीनी आंदोलन के अंदर का ये टू लाइन स्ट्रगल है जो हर उसमें होता है। बिना टू लाइन स्ट्रगल के कोई भी क्रांतिकारी आंदोलन रिच नहीं होता, कोई भी क्रांतिकारी आंदोलन बढ़ता नहीं है, जीत की तरफ नहीं बढ़ता, और हमेशा उसी लाइन की जीत होती है जो सशस्त्र संघर्ष की वकालत करता है, लेकिन उसके साथ साथ राजनीतिक और मास मूवमेंट के एलिमेंट्स को भी टैली करता है। अब आप यहाँ देखिए कि एक बड़ी आई कि तुलकरेम ब्रिगेड ने कॉल दी, और पूरे तुलकरेम में जो लिबरेटेड जोन हो गया है वहाँ पर इजराइल और पैलेस्टीन अथॉरिटी के खिलाफ नारे लगे, अल्लाह अकबर के नारे लगे, और जनता ने हथियार हवाई फायरिंग की, और कई उसमें पैलेस्टीन अथॉरिटी के जो लोग हैं, जो गुर्गे हैं उनके घरों पे हमले किए, मास अटैक्स उनके घरों पे, अपना घर छोड़ के वो भाग रहे हैं। तुलकरेम में ये स्थिति है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई ये हमारे भाई हैं, हम फिलिस्तीनी तो है ना, लेकिन हमारा भाई इस समय वो है जो हमारे साथ दे रहा है। एक फिलिस्तीनी जो इजराइल के साथ है या पैलेस्टीन अथॉरिटी के साथ है, फिलिस्तीनी, वो हमास के फिलिस्तीनी का भाई बस कहने के लिए है। हमास का असली भाई कौन है? जो अमेरिका का छात्र है, जो क्रिश्चियन है, जो वाइट है, लेकिन जो इस समय कफाया बांध के लड़ रहा है अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका के सिस्टम के खिलाफ, और फिलिस्तीन की आज़ादी की मांग कर रहा है। वो असली भाई है। जो फिलिस्तीनी है, जो मुस्लिम नाम है इनका, अगर ये पैलेस्टीन अथॉरिटी के साथ है तो वो हमारे भाई नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। और यही जो क्लैरिटी है ये हमको समझनी होगी, साउथ एशियन मुस्लिम्स को समझनी होगी, सभी साउथ एशिया के लोगों को समझनी होगी कि आप फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के भाई नहीं हैं केवल क्योंकि आप मुस्लिम हैं। नहीं, आप तभी भाई हैं जब आप खुल के मैदान में आइए, आंदोलन में आइए। और 4 जून के बाद टेस्ट है, मैं बार बार आप लोगों को वार्न कर रहा हूँ, 4 जून के बाद ये आंदोलन मैं शुरू करूँगा, और मेरे साथ मैं देखता हूँ कितने लोग आते हैं। हमारा अपना नेटवर्क है, और हम बेसिकली जो सनातनी हिंदू हैं वो आगे आएंगे, लेकिन मुस्लिम्स में एक बड़ा है, और जो नहीं आया वो सही बात है, सही मायने में फिर वो
उसको अधिकार नहीं है फ़िलिस्तीन का साथ देने के लिए। अब आप देखिए, एक और फिर इराक ने एक और हमला किया, इस बार सीधे तेल अवीव पे। ये भी बड़ी घटना है। तेल अवीव पे जो इराक का हमला हुआ आज, ये एक बड़ी चीज़, एक बड़ी घटना, मतलब जो बहराइन वाली घटना है जिससे मैंने शुरुआत की, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे, उसके बाद ये सबसे बड़ी घटना है जो तेल अवीव पे सीधे। अच्छा, इसके पहले भी इराक कर चुका, आज से शायद एक हफ्ता पहले उसने तेल अवीव पे हमला किया। ये सब टेस्ट है, ये सब टेस्ट हो रहे हैं कि फाइनल जो राफा पे इन्वेजन इजराइल करेगा, उसके बाद जो हमले इजराइल पे होंगे, उसके ये टेस्ट हैं। तेल अवीव तक इराक पहुंच रहा है। अब आप देखिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि तेल अवीव, इजराइल उतना बड़ा भी नहीं है। अगर वो हाइफा तक पहुंच रहा है इराक, तो तेल अवीव तक भी पहुंच सकता है और तेल अवीव को तहस नहस कर सकता है। देखिए, ये पूरा यहाँ पर ये सारी संभावनाएं सामने आ गई। वो तो अमेरिका अपनी डिप्लोमेसी से अपना थोड़ा बहुत ये दिखा के, ताकत नहीं, अपना वो दिखा के कि देखिए भाई, अभी पूरा बैलेंस खराब हो जाएगा। और इराक की जो सरकार है उसके अंदर कुछ प्रो अमेरिकन एलिमेंट्स है ही भाई। वो मिली जुली सरकार है, उसमें प्रो ईरान, प्रो इरेनियन भी हैं, प्रो अमेरिकन भी हैं। प्रो इरेनियन ज़्यादा हैं, और जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वो तो बिल्कुल ही प्रो इरेनियन है। तो जो प्रो इरेनियन है वो प्रो पैलेस्टीनियन है। तो वो सारी डिप्लोमेसी, वो सारा खेल चल रहा, नहीं तो पहले ही ये काम हो गया होता। लेकिन ये चीज़ तैयारी हो रही है कि भाई राफा जो है वो अच्छा, बाइडेन ने बार बार बोल के कि राफा इज़ अ रेड लाइन दैट नेतन्याहू कैनॉट क्रॉस, और ये कह के कि, तो ये भी बार बार कह के, अब क्या है, अब इराक के जो लोग हैं जो प्रो अमेरिकन है, उनसे जो प्रो इरेनियन फैक्शन है इराक की सरकार में, वो पूछता है कि भाई तुम्हारा बाइडेन भी तो कह रहा है कि राफा पे हमला नहीं होना चाहिए। तो अगर राफा पे हमला हुआ, इजराइल ने हमला किया, तो उसके बाद ये इनको फ्रीडम मिल जाएगा ना। इराक के जो इराकी रेजिस्टेंस को गो अहेड मिल जाए, क्योंकि इराकी रेजिस्टेंस वहाँ की सेना का भी हिस्सा है इराक की। तो इराकी रेजिस्टेंस को गो अहेड मिल जाएगा कि तुम मारो, तुम तेल अवीव मारो, वहाँ से हिजबुल्ला भी तेल अवीव तक पहुँच सकता है, सबको बहुत सारी चीज़ हो सकती है। अभी एक घटना देखिए नहारिया में हुई फिर से, जो जहाँ पर जिसको हिजबुल्ला बुरी तरह मार चुका है, उसके आगे तो मतलब एकड़ तक वो पहुँच गया था। वहाँ के अरब अल आराम शाह जो साइट है, जो शरागा बैरिक्स है, वहाँ तक हिजबुल्ला ने अपनी पहुँच दिखा दी है कि भाई देखो ये हमारी पहुँच है। उसके बाद देखिए, जो बीर अल सभी पे जो इराकी रेजिस्टेंस ने हमला किया और तेल अवीव पे, उसका वीडियो भी इन्होंने जारी किया। और क्या वीडियो साहब, ये जो अल अरकाब जो एडवांस क्रूज मिसाइल है, ये पूरा जो है अपने टारगेट को ढूंढती है। इसका जो पाथ है वो बड़ा, मतलब उसमें जिगजैग है, और वो जिगजैग पाथ से एक ऐसे जगह पर वो मारती है कि जहाँ से बड़ा मुश्किल है किसी का भी बचना। और यहाँ पर मैं एक बात और करना चाहूँगा कि जो डबल बैरल एक्सप्लोसिव जो हमास ने, जिसके बारे में मैंने आपको कल शायद मेंशन किया था, डिटेल में बता नहीं पाया था, कि जो एक टारगेट जो कि हमास के पास एक नया वेपन आया, वो राफा में यूज़ करेगा, कि एक टारगेट को मारने के बाद वो जंप करता है, जंपिंग एक्सप्लोसिव। एक टारगेट को मारने के बाद वो जंप करता है, दूसरे टारगेट की तरफ जाता है। ये सब देखिए, मैं फिर वही कहूँगा कि इब्ने सफ़ी साहब ने, क्या उनका दिमाग था कि उन्होंने अपनी कितनी सारी दिलेर मुजरिम और तमाम इस तरह की जो नॉवेल्स, मौत की आंधी, आँख का दरिया, उसमें उन्होंने क्या क्या, मुझे तो अभी भी याद आ रहा है कि एक उनके नॉवल में नाम बोल रहा हूँ, जिसमें एक विलेन है, वो इस तरह का वेपन यूज़ करता है जो एक जगह स्ट्राइक करने के बाद दूसरी जगह भी पहुँच जाता है। और 1950-60s की बात मैं कर रहा हूँ, और आज देखिए वो चीज़ हमास कर रहा है। तो इब्ने सफ़ी की जो दुनिया थी, जो जासूसी दुनिया थी, एक पूरी दुनिया उन्होंने क्रिएट की थी। एक्चुअली रेजिस्टेंस की दुनिया थी वो, और वो सीधे उसको, भाई एक उर्दू के वो फिक्शन राइटर थे, और वो भी डिटेक्टिव फिक्शन राइटर, तो ऑब्वियसली वो सीधे उस समय वो ये तो नहीं कर सकते थे कि हाँ ये लड़ाई फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रही। उस समय वो स्थिति भी नहीं थी 50-60s में। लेकिन कलाकार वो होता है, राइटर वो होता है, जो पहले जो चीज़ 50 साल बाद होने जा रही है, उसको वो दूसरी तरह से दिखा देता है, दूसरी तरह से दिखा देता है। जैसे अमेरिकन फिल्म्स आप देखिए कुछ, जिन्होंने एक डिस्टोपिया दिखाती हैं, कई फिल्म ऐसी हैं जो पूरा बॉम्ब्ड आउट, कि मतलब आने वाले दिनों में जो वॉर होगी, एलियंस आएंगे, पूरे के पूरे शहर यहाँ साफ़ हो जाएंगे। जैसे गाज़ा में देखिए, गाज़ा की इमेजेस और उन पिक्चरों की इमेजेस जो आज से 5-6 साल पहले आई थी हॉलीवुड की, उनमें कितनी सिमिलरिटी है।
कि गाज़ा में जो पूरा बॉम्ब्ड आउट गाज़ा है वो उन फिल्म्स ने जो एक डिस्टोपियन रियलिटी दिखाई है कि पूरा जो अर्थ की बड़ी बड़ी सिटीज़ लॉस एंजलिस वगैरह बर्बाद हो जाएंगे, एलियंस उसको ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, देखिए वही इब्ने सफ़ी की क्वालिटी वही है। मतलब वो कोई क्रिस्टोफर नोलन से वो मतलब कम नहीं है, ये आप समझ लीजिए। तो ये जो पूरी बात है कि जो जंपिंग एक्सप्लोजिव्स जिसके बारे में बता रहा था कि हमास ने उसको अभी तक टेस्ट नहीं किया, कहीं फायर नहीं किया है, और राफा के इन्वेजन के लिए है। उसके बाद देखिए जो बीर अल सबी में जो एक और फैक्ट सामने आया कि जो इराकी रेजिस्टेंस ने हमला किया वहाँ पर मोसाद का भी एक सेंटर निकला, जो कि पहले नहीं पता था लोगों को। देखिए यही बात है, अरब अल अरमशा में भी यही बात है कि वहाँ पर आईडीएफ सोल्जर्स सिविलियन घरों में हैं। ये हिजबुल्लाह को, ये बात इजराइल नहीं समझा था कि हिजबुल्लाह को पता होगी, लेकिन उसने अटैक किया और उसने वहीं पर अटैक किया। अब इसी तरह से गिलौत इंटेलिजेंस सेंटर जो मोसाद का बड़ा फेमस है, उसकी एक ब्रांच मोसाद के अंदर का एक वो स्पेशलाइज यूनिट है, उसकी एक ब्रांच जो है वो तेल अवीव में है, और तेल अवीव में इन्होंने जो इसको इब्राहिम इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स भी कहते हैं, और तेल अवीव में भी उसका एक ब्रांच है, और वहाँ जाके इन्होंने स्ट्राइक किया। सोचिए आप। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि डेड सी जो है ना, जहाँ पर कोई तैर नहीं सकता है, इतना ज़्यादा सॉल्ट है उसमें कि वहाँ कोई तैर नहीं सकता है। जॉर्डन और इजराइल, आप जॉर्डन जाइए तो इधर जॉर्डन है और ये डेड सी है बीच में, उधर इजराइल है, बिल्कुल इजराइल दिखता है आपको वहाँ से। तो वो डेड सी के पास भी जो डेड सी जो इजराइल की तरफ है, तो वो क्योंकि वहाँ से कोई शिप नहीं जाती, कोई तैर नहीं सकता है, बिल्कुल वो एक तरह की वो सॉल्ट लेक टाइप की है, उसको सी कहा जाता है। तो वो उसके कोस्ट में जो इजराइल की तरफ जो उसका हिस्सा, जॉर्डन वाला नहीं, इजराइल की तरफ, वहाँ पर भी एक मोसाद का सेंटर, वहाँ भी इराक ने मारा डेड सी के पास। बताइए, जॉर्डन ऑलमोस्ट मतलब उसके सोचिए बस एकदम जॉर्डन से मतलब बस एक करीब 30-40 फीट का एक पूरा वो है, वो सेपरेट कर रहा है। तो मतलब जॉर्डन तक भी पहुंच है इराक की, और ये भी वार्न किया गया है कि जो देश इजराइल की मदद करेंगे राफा इन्वेजन में, तो उसके बाद जो है फिर वो भी लेजिटिमेट टारगेट होगा। तो जॉर्डन भी लेजिटिमेट टारगेट होगा। अब देखिए ये खबर आई कि जो पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी ऑरेगन यूएस में जो एक छात्रों ने जिसको टेक ओवर कर लिया था और पूरी तरह से उसको उसकी लाइब्रेरी के नाम बदल के एक फ़िलिस्तीनी शहीद रफ़ात अल अरीर के नाम, उसकी लाइब्रेरी का नाम उसके रख दिया था। वहाँ पर बहुत सारी पुलिस वाले ने हमला किया, लेकिन उनको पीछे हटना पड़ा, और उसके बाद जो है वो इन लोगों ने डिमांड किया बैन बोइंग क्योंकि जो कंपनी है उसमें इजरायली इन्वेस्टमेंट है, तो अमेरिका उससे डाइवेस्ट करे, और इनके जो यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टलैंड इसके भी बोइंग में शेयर्स हैं, वो डाइवेस्ट करे। तो ये देखिए ये सब ऐतिहासिक और क्रांतिकारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद आप देखिए तो जो कुछ इजरायली बमबारी आज हुई उसमें 6 लोग मारे गए। अब मतलब आप देखिए इजराइल का कितना ऑपरेशन स्केल डाउन हो रहा है, और वो जो हैं वो पूरी तरीके से मतलब धीरे धीरे पीछे हटने की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। फिर हमास ने देखिए जो टर्की ने ट्रेड टाइज अपने इजराइल से तोड़ दिए, वो उसकी हमास ने तारीफ़ की। और आज जो फ्राइडे प्रेयर्स अल-अक्सा मॉस्क में जो फ्राइडे जो प्रेयर्स हो रही हैं, उसमें बहुत जगह इजराइल ने रोकने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी बहुत कमी आई। कई ज़्यादा बड़ी संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा हर फ्राइडे संख्या बढ़ती जा रही है। हर फ्राइडे जो है, जो इजराइल सोच रहा है कि वेस्ट बैंक के लोग सारे ना आ जाएं यहाँ पर, और अगर जैसे शुरुआत में रमज़ान के समय कुछ लोग आए थे, कुछ संख्या हज़ारों में पहुंची थी, अभी दसियों हज़ार में पहुंच गई। उसके बाद देखिए जो इराकी रेजिस्टेंस ने आज बड़ा काम किया है, उनके नेताओं के बयान आए बुरे, और फिर एक स्टेटमेंट आता है कि फ्रॉम फ्रांस टू जापान एंड मेक्सिको sit-ins and encampments of students in favor of Palestine continue. लगातार देखिए, फ्रांस टू जापान टू मेक्सिको, camps were established at the National Autonomous University of Mexico in Mexico City, as well as the International Christian University and Hiroshima University, in addition to demonstrations at other Japanese universities. जापान,
कहाँ जापान, कहाँ अमेरिका, दो छोर पूरी दुनिया के, और बीच में मेक्सिको। अब आप देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं सामने आ रही हैं। एटलीस्ट 17 कंट्रीज, 17 देशों में ओवर 160 एक्शंस, 160 एक्शंस एंड 125 इनकैम्पमेंट्स। इनकैम्पमेंट मतलब जो अंदर कब्जा करना, तो 125 जो कब्जे अभी भी बरकरार हैं, और कितने तो बन के टूटे, फिर बन रहे हैं, फिर टूट रहे हैं, फिर बन रहे हैं, फिर टूट रहे हैं, वो लगातार वो चल रहा है प्रक्रिया। उसके बाद फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने फिर से निरीम जो इजरायली सेटलमेंट है गाज़ा के पास, उसमें बम्बार्डमेंट किया। उसके बाद शेख अजलीन जो एरिया है गाज़ा के अंदर, वहाँ बम्बार्डमेंट के, मैं बार बार कह रहा हूँ गाज़ा के अंदर जो भयंकर लड़ाइयाँ होती थी, तो इसराइल की फ़ौज ही नहीं है वहाँ, तो वहाँ पर जो बची खुची फ़ौज है उसको, मतलब वो बिल्कुल डिफेंसिव मुद्रा में है और कहीं से भी वो कुछ कर नहीं रही है, फिर भी उसको पीछे ढकेला जा रहा है। फिर डार्टमाउथ यूनिवर्सिटी न्यू हैम्पशायर में यहाँ पर भी देखिए एक जूइश स्टडीज़ के प्रोफेसर जो खुद जू हैं लेकिन पैलेस्टाइन का समर्थन कर रहे हैं, एनालिस ओरलेक, इनको पुलिस ने पकड़ा, इनके साथ मारपीट हुई, और मतलब और ज़्यादा, क्योंकि भाई तुम यहूदी हो और तुम फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहे हो, उस तरह की बात आई यहाँ पर। तो इस तरह का भी देखिए अंडरहैंड टैक्टिक्स, अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी और एडवांस देश इस तरह की गिरी हुई हरकतें कर रहा है। फिर हमास का पूरा एक बयान आया कि भाई देखिए हम लोग किस तरीके से अभी लड़ाई के किस स्टेज में हैं और हमारे हाथ में पूरा इनिशिएटिव है। अब ये जो देखिए सारी जो खबरें हैं, और उसके बाद PFLP का जो एक बयान आया कि किस तरीके से जो एंटी सेमिटिक, मतलब इजराइल का विरोध करिए तो एंटी सेमिटिक हो गया। ये जो लॉ US में पास हुआ है, इसके खिलाफ पूरी दुनिया में गोलबंदी हो रही है। उसके बाद देखिए एक अल जैतून, अब ये इजराइल के पास फौज तो गाजा में ज़्यादा रही नहीं, तो ड्रोन्स वगैरह भेज रहा है, तो उन ड्रोन्स को भी आज अल जैतून जो गाजा में है, ईस्ट गाजा में, और जहाँ बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, इजराइल हारा है, अल जैतून में एक क्वाडकॉप्टर जोन, वो रेजिस्टेंस ने कब्जा कर दिया, जो इजराइल, क्योंकि ड्रोन्स भेज के वो अपना कुछ इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हैं, तो वो ड्रोन्स जो है उनको रेजिस्टेंस ने कब्जा कर लिया, उनको मार के गिराया, कब्जा कर लिया। फिर इन्हीं को वो रिसाइकिल करके इजराइलीज के खिलाफ यूज़ करेंगे। उसके बाद आप देखिए कि जो एक यूरोमेड मीडिया है, यूरोमेड मीडिया, ये एक यूरोप की संस्था है जो प्रो पैलेस्टाइन एक अपना एक पोजीशन रखती है। उसका एक बयान आया कि इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी ओपन इनटू इजराइल्स पोटेंशियल यूज ऑफ बैंड थर्मल वेपन्स which cause victims bodies to melt or evaporate। ये थर्मल वेपन्स इजराइल ने कुछ जगह यूज़ किए हैं अपनी बॉम्बिंग में, जो पहले जो हुए हैं, और जो जिसमें इतने हज़ारों लोग मारे गए हैं, लाखों कैजुअलिटीज़ हुई हैं, इंजर्ड, और जो लोग मरे हैं उनको मिला के, तो थर्मल वेपन जो यूज़ हुए हैं जिसमें विक्टिम्स की जो, अब ये देखिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इजराइल करके निकल गया, लेकिन अब इसको स्थापित करने के लिए आपको वो बॉडीज़ चाहिए, आपको उनकी प्रॉपर ऑटोप्सी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसी वजह से ICJ में, इंटरनेशनल क्रिमिनल, वो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और ICC में जो एविडेंस सबमिट किया जा रहा है, तो उसके बारे में पूरी बहस हो रही। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसी चीज़ों का हम एविडेंस हम कहाँ से लाएं, कि और लेकिन हम पूरी तरह से फॉरेंसिक साइंटिस्ट को वहाँ भेज रहे हैं। फॉरेंसिक साइंटिस्ट वहाँ पर डिस्गाइज में जा रहे हैं, और वो ऐसी बॉडीज़ को भी रिट्रीव कर रहे हैं जिन पे थर्मल वेपन्स इजराइल ने यूज़ किए, और पूरे शरीर या तो गल जाता है, मेल्ट कर जाता है, और या एवापरेट कर जाता है, मतलब हवा, मतलब धुआं हो जाता है पूरा शरीर। अब देखिए, अब ये है फ्रेंच पुलिस ने जो एक बड़ी एक साइंस यूनिवर्सिटी है, पो यूनिवर्सिटी इन पेरिस, वहाँ पर स्टूडेंट्स ने कब्जा किया था, वहाँ पर भी इस तरह से फ्रेंच पुलिस ने अटैक किया, जिसमें छात्र लड़े और फ्रेंच पुलिस को पीछे हटना पड़ा। और ये देखिए नहारिया वाली जो घटना मैं बता रहा था, कि जो हिजबुल्लाह ने नहारिया जो इजरायली IDF बेस है उस पर जो हमला किया, उसके पूरे वीडियोस, जिस तरह से पूरा धुआं वो हो गया। उसके बाद आप देखिए जॉर्डन में आज प्रदर्शन हुआ फिर से वहाँ के राजा के खिलाफ। ये सब देखिए चीज़ें नई हैं, नायाब हैं, मतलब ये कहीं से भी। फिर पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी की एक और खबर आती है कि वहाँ पर फिर से छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो रही है लगातार,
और उसके बाद हूती जो नेता हैं सैयद अब्दुल मलिक, उनका भी एक पूरा बयान आता है और वो कहते हैं कि हम लोग 4th राउंड ऑफ एस्केलेशन के लिए तैयार हैं। अब इसमें देखिए जो मज़ेदार बात है कि यमन की जो पूरी सिचुएशन है वो क्या है, वो उसके डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर कैसे अमेरिकन जो पूरा ऑफेंसिव था या जो रेड सी ऑपरेशन था वो फेल हो गया, अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। और इसका मैग्नीट्यूड अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि किस लेवल पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो वो डिटेल अब्दुल मलिक जो हूती हैं उन्होंने बताया। और इधर क्या हुआ कि जो मिरॉन बेस है इजराइल का, इस पे हिजबुल्लाह ने फिर स्ट्राइक किया। और उसके बाद जेनिन ब्रिगेड, जो जेनिन ब्रिगेड वेस्ट बैंक में है, इसने एक बड़ा ऑपरेशन आज किया। एज पार्ट ऑफ द बैटल ऑफ अल अक्सा फ्लड, द फाइटर्स ऑफ द जेनिन ब्रिगेड कन्फ्रंटेड एंड डायरेक्टली क्लैश्ड with the occupation forces and that stormed several axes in the town, confirming direct Israeli casualties. अब देखिए यहाँ पर जो नेतजरीब में जो लगातार जो हमला हो रहा है, जेनिन ने फिर जाबा जो इलाका है, जेनिन में जाबा इलाका, वहाँ पर आईडीएफ पे हमला हुआ। पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ने भी एक फ्रंट जेनिन में अलग से खोल दिया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी को फिर से स्टूडेंट्स ने कब्जा कर लिया है। तो मतलब ये शायद अब तो गिनती ही मैं भूल गया हूँ, 1 2 3 4, शायद ये 6वीं बार है, 6वीं या 7वीं बार। उसके बाद आप देखिए तो ये जो 1 मिलियन मार्च हर फ्राइडे को यमन, जब से 7 अक्टूबर हुआ है, हर फ्राइडे को यमन में कम से कम 10 लाख लोग इकट्ठा होते हैं यमन की राजधानी में। और वो लोग जो हैं वो गाज़ा के समर्थन में, फ़िलिस्तीन के समर्थन में वो लोग बाकायदा नारे लगाते हैं। और यमन ने वार्न किया है कि all ships heading to the ports of Israel, including in the Mediterranean Sea, will be targeted if within the reach of armed forces. Mediterranean Sea भी, केवल रेड सी नहीं, Mediterranean Sea. If the IDF invades Rafah, ये देखिए, if the IDF invades Rafah, the Yemeni armed forces will impose sanctions on all ships and companies related to supplying the Zionist entity, मतलब इजराइल, थ्रू इट्स पोर्ट्स रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी। सैंक्शन हम इम्पोज कर देंगे। सैंक्शन मतलब यही कि फिजिकली हम उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे कि आप कहीं से भी निकल नहीं सकते। फिर उनका पूरा एक लंबा बयान आया जिसमें इस बार उन्होंने कहा कि मेडिटेरेनियन सी से इंडियन ओशन तक हम पूरा ब्लॉक कर देंगे अगर राफा पे हमला हुआ। और उसके बाद देखिए जो एक चीज़ आती है कि जो एस्केलेशन की जो बात यमन ने कही है उसके बारे में उन्होंने एक डिटेल वीडियो जारी किया। अच्छा, ये इस डिटेल वीडियो की जो खासियत है वो ये है कि इसमें कहीं ना कहीं उसमें उन्होंने पूरा आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताया है कि वो किस तरीके से वो पूरा उसको कवर करेंगे। अब देखिए, अब ये जो है इजराइल में, जो मैं आपको बता रहा था कि इजराइल में जो अंदरूनी लड़ाई चल रही है, इजराइल में क्या हो रहा है कि ये देखिए, टाइम्स ऑफ इजराइल ऑन 2 मई द इजरायली, अभी 2 मई कल, ऑन 2 मई द इजरायली आर्मी अनाउंस द प्रमोशन ऑफ 5 जनरल्स टू रिप्लेस द रीसेंट रेजिग्नेशंस अक्रॉस द जनरल स्टाफ। 2 मई को इजराइल ने 5 जनरल्स रीअपॉइंट किए क्योंकि पिछले लोगों ने रिजाइन कर दिया था। अब जब उन्होंने जो अपॉइंट किए उससे इजरायली जनता में एक अप्रोर हुआ कि लोगों ने कहा कि ये 5 जो हैं 7 अक्टूबर में इनका क्या कंडक्ट था, पहले उस पर इन्वेस्टिगेशन हो। देखिए कैसे अंदर से इजराइल आर्मी कमज़ोर हो गई। जनरल्स, नए जनरल, पुरानों ने रिजाइन किया, नए जनरल्स बनाए गए। उसके बारे में जनता ने तुरंत कहा कि इनका 7 अक्टूबर को क्या कंडक्ट था, ये क्यों फेल हुए 7 अक्टूबर को, इस पर होना चाहिए। इजराइल का राइट विंग जो है वो पूरी तरह से सड़क पे आ गया। फिर देखिए, कंसर्न्स हैव आल्सो बीन एक्सप्रेस्ड ओवर द पोटेंशियल इंस्टेबिलिटी कॉज्ड बाय मेकिंग चेंजेस टू द मिलिट्री लीडरशिप ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ वॉर। इस तरह से मिलिट्री लीडरशिप में आप फटाफट चेंजेस कर रहे हैं और हमको पता भी उसका नहीं चल रहा है या बहुत देर में पता चल रहा है, इस बारे में भी एक पूरी बात आई। अब ये जो देखिए, जो बहराइन की बात आती है, जहाँ से मैंने आपको जो वीडियो मैंने शुरुआत की थी, और वो एक ऐसी खबर है जो सही मायने में बहुत सारे आउटलेट्स हैं वो उसको कवर नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए बहराइन, लेकिन हमारे लिए बहराइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन द गाजा स्ट्रिप, पहली बार गाजा स्ट्रिप में जो लड़ाई हुई उसके इतिहास में
द इस्लामिक रेजिस्टेंस इन बहराइन, सराया अल अश्तर, Islamic resistance in Bahrain, Saraya al-Ashtar, publishes an attack on Eilat in southern Israel using drones. बहराइन से पहली बार इलियात जो एक जगह है उसको जो इजरायली जो बंदरगाह जहाँ इराक भी मार करता है, सराया अल-अश्तार, उसने भी अटैक किया। और मैंने आपसे कहा था कि कुवैत, बहराइन, तमाम जो देश है, जिबौती तक जो पूरी तरह से अमेरिका के उसमें है, वहाँ अमेरिकन बेसिस भी हैं, जिबौती तक, इजिप्ट के अंदर से वो हो रहा है। राफा पे हमला होता है तो ये देखिए इन्होंने दिखा दिया है, अगर बहराइन इजराइल को मार कर सकता है और अगर फिर कुवैत की बारी आएगी, तमाम और देशों की बारी आएगी जिस पे पूरी तरह से इजराइल को ये है कि भाई अमेरिका के अलायंस में है वो, तब क्या होगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।